नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। सीबीएसई के हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आ जाते ही आजमगढ़ में बच्चों के चेहरे खिल गए। आजमगढ़ में करीब 60 स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। यहां पर रिजल्ट 100% रहा। आजमगढ़ में दिन में जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं के परिणाम आने शुरू हुए, सभी स्कूलों में चहल पहल बढ़ गई। लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल में रौनक दिखाई दी और बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स और शिक्षकों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे थे। परिणाम है कुछ ऐसे आ गए थे कि खुशी को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। अगर मेरिट की बात करें तो टॉपर लिस्ट में चिल्ड्रन स्कूल के उज्जवल मिश्रा 99.4% अंक के साथ प्रथम आए। इसी स्कूल की ऋचा सिंघल, आयुष तिवारी व सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर की अनन्या मिश्रा तीनों ने 99% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। सेंट जेवियर्स की आयशा जमीर ने 98.2% संग तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सीपीएस की आकांक्षा मौर्य 98% के साथ चौथी, सेंट जेवियर की प्रियांशी यादव 97.6% संग पांचवी, सीपीएस की नेहा वर्मा भी 97.6% संग पांचवी, सेंट जेवियर के सुमित प्रजापति 97.4% संग छठवीं, सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रशांत यादव ने 97.2% के साथ सातवीं, नूरजहां स्कूल के मोहम्मद शाद को 97% संग आठवीं, सेंट जेवियर स्कूल के 3 बच्चे अर्पिता सिंह, हर्षित सिंह, फहीम सिद्दीकी 96.8% के साथ 9वें स्थान पर रहे। सेंट जेवियर्स तरवा की माही जायसवाल 96.6% संग 10वें, सेंट जेवियर्स एलवल की दीक्षा सिंह व स्नेहा सिंह को 96.4% अंक के साथ 11वां स्थान मिला। सीबीएसई बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीलेश श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इस बार बोर्ड की परीक्षा नहीं कराई गई थी और स्कूल में परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों को मार्क्स मिले हैं। एक तरफ जहां बच्चों में खुशी की लहर थी, वहीं कुछ बच्चों को मायूस भी होना पड़ा। कई स्कूलों की शिकायत ये भी थी कि पिछले वर्ष के परिणाम के आधार पर इस वर्ष परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ स्कूल जो पिछले वर्ष अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे उनको अच्छी ग्रेडिंग मिल गई। अगस्त दिन मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली द्वारा 10th का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें जिले के जो हमारे अच्छे बच्चे रहे हैं, अच्छे स्कूल्स रहे हैं, उनमें से डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में चिल्ड्रन का बच्चा डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहा है। उसका नाम उज्जवल मिश्रा है, जिसने 99.4% अंक प्राप्त किए हैं और जिले में पहले स्थान पर है। चिल्ड्रन के ही 2 और बच्चे हैं जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है 99% के साथ में दूसरे ही पोजीशन पर सर्वोदय स्कूल का एक बच्चा है, उसने भी 99% अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे नंबर पर सेंट जेवियर स्कूल, मेरे ही स्कूल की बच्ची आयशा जमीरा है, जिसने 3rd पोजीशन गेन की है 98.2% के साथ। तो ये टॉप 3 रैंकर्स हो गए जिन्होंने जिले में इतने % अंक प्राप्त किए हैं। रिजल्ट को देखते हुए ये कहा जा सकता है पूर्णतया इस तरह से कि लगभग सभी स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा है। उसमें से कोई भी बच्चा ना फेल है ना कंपार्टमेंट में आया है। मेरे स्कूल का भी रिजल्ट अगर देखा जाए तो 100% रिजल्ट है, यानी कि कोई भी बच्चा मेरा फेल नहीं है और ना ही किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आया है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शासकीय कार्यालयों के औचक निरीक्षण के क्रम में मंगलवार को अचानक सदर तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही निर्वाधित वरासत दर्ज किए जाने, आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति का जायजा लिया।
मंडलायुक्त श्री पंत ने सदर तहसील में निर्वाचित विरासत के मामलों की ऑनलाइन समीक्षा में पाया कि तहसील में लेखपाल स्तर पर कुल 66 तथा राजस्व निरीक्षक स्तर पर आदेश पारित करने हेतु 161 विरासत के ऐसे प्रकरण लंबित हैं जिनकी समय सीमा व्यतीत हो चुकी है। उन्होंने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि इसकी जाँच की जाए तथा विरासत लंबित रखने हेतु संबंधित उत्तरदायित्व निर्धारित कर अवगत कराया जाए। इसके अलावा निर्वाचित विरासत के रिजेक्ट किए गए आवेदन पत्रों की समीक्षा में कई ऐसे आवेदन पत्र मिले जो प्रथम दृष्टया रिजेक्ट किए जाने योग्य प्रतीत नहीं हो रहे थे। मंडलायुक्त ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि विरासत के निरस्त आवेदन पत्रों के साथ ही आय, जाति, निवास आदि के भी जितने आवेदन पत्र निरस्त हुए हैं उन सभी की गहनता से जांच करें। यदि गलत ढंग से निरस्त किए गए हैं अथवा उसमें निर्धारित समयावधि व्यतीत हो चुकी है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मंडलायुक्त श्री पंत ने जन सुनवाई को सुगम बनाने हेतु एसडीएम तहसीलदार को निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर उपलब्ध रहकर आमजन की समस्याओं को सुने तथा उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि चूंकि मंगलवार और शुक्रवार को सभी लेखपाल तहसील पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए इन दिनों में भी जो फरियादी अपनी भूमि से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं उनका तत्परता से समाधान करें। निरीक्षण पाया गया कि पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30 आवेदन पत्र नगरीय क्षेत्र के तथा 333 ग्रामीण क्षेत्र के अवशेष हैं। उन्होंने सभी लंबित आवेदन पत्र का शीघ्र निस्तारण करने हेतु उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया। अभी वैसे मेरा निरीक्षण चल ही रहा है। आज सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो तहसील का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है विरासत, निर्विवादित विरासत को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने का, तो उसका मैं ऑनलाइन समीक्षा कर रहा था, देख रहा था। तो उसमें पाया गया कि यहाँ पे 66 ऐसी अभी निर्विवादित विरासत हैं जो समय से बीत गई हैं पर नहीं हो पाई हैं। तो उसके लिए मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि इसमें जिम्मेदारी तय करें कि किन कारणों से ये 66 जो निर्विवाद विरासत हैं वो समय रहते नहीं हो पाई। उसके अलावा फिर जो रिजेक्ट कर दी गई हैं कुछ विरासतें हैं जिनके जो विरासत के जो आवेदन थे उसका परीक्षण करा गया। उसमें ये पाया गया कि एक ऐसी गांव जो राजस्व ग्राम होगा जिसमें अभी मेरे ख्याल से खतौनी अंश निर्धारण में चल रही है, तो उस कारण से ये वो रिजेक्ट कर दिया गया जो प्रथम दृष्टया उचित नहीं लगता है। तो उसकी भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब इस बात की जांच करेंगे। और ऐसी एक और मामला सामने आया जहां पे इस कारण को दिखाते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि आवेदक के जिनसे उनको इनहेरिट करी है उन्होंने ज़मीन, उसका नाम खतौनी पे नहीं है। तो प्रथम दृष्टया तो खतौनी को भी देखा गया तो खतौनी में उनका नाम दर्ज दिख रहा था। तो ये भी एक जांच का विषय रहेगा कि किन कारणों से ये रिजेक्ट कर दी गई। और मैंने उसके अलावा निर्देशित किया है कि जितने रिजेक्शन के मामले हैं उसकी एसडीएम इसकी जांच करेंगे और जहाँ पे भी पाया जाएगा गलत रिजेक्शन हुआ है उसमें जिम्मेदारी तय करते हुए हमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उसके अलावा मैं और भी चीज़ों को देख रहा था, यहाँ पे आय जाति निवास प्रमाण पत्र समय से निस्तारण हुआ या नहीं हुआ है। वो उसका जो मेरे ख्याल से सर्वर अभी लोडेड था तो उसकी जांच नहीं हो पाई, लेकिन उसके लिए मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि जितने भी उसकी शाम तक मुझे रिपोर्ट देंगे, जो भी एक्स्ट्रा टाइम अगर किसी में बीत गया होगा और गलत रिजेक्शन अगर किसी का हुआ होगा तो उसमें भी अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे। आगे अभी मेरा इंस्पेक्शन कंटिन्यूड है, शाम को मैं अपना प्रेस रिलीज इसकी जारी करूँगा। समस्या जो लेखपाल पंगों की लेके है, जमीन के लिए लोग आते हैं और फरियादी को न्याय नहीं मिल पाता है, इसको लेके आप देखिए, इसमें हम तय करा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो तहसील स्तरीय अधिकारी हैं वो तहसील में उपलब्ध रहेंगे, एसडीएम साहब भी सुनवाई के लिए रहेंगे। और संभवतः आपका कौन सा दिन है जिन सब लेखपाल यहाँ पे आते हैं? मंगल और शुक्रवार। में आपके चैनल जो है सम्मानित चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, 2 दिन ऐसे हैं, मंगलवार और शुक्रवार ऐसे दिन है जहाँ पे सभी लेखपाल यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। तो जो भी फरियादी हैं जिनकी ज़मीन संबंधी समस्याएं हैं, यदि वो मंगलवार और शुक्रवार को आएंगे उस दिन तहसील परिसर में मैं ये भी सुनिश्चित कर लूँगा कि या तो तहसीलदार साहब यहाँ रहें या अगर वो नहीं है तो एसडीएम साहब ऐसी व्यवस्था बना लें कि एसडीएम तहसीलदार में से एक व्यक्ति यहाँ पे रहे, जिससे जो भी ज़मीनी समस्या वाला अगर व्यक्ति आता है सुनवाई करा के वहीं का वहीं इनका निस्तारण हो जाए। धन्यवाद। नगर तहसील क्षेत्र के महोली ग्राम सभा में इमरती देवी उम्र 65 वर्षीय पत्नी जीतू राम की रात में ईंट से कूचकर हत्या की गई। इमरती देवी के 3 पुत्र हैं, जिसमें बड़ा पुत्र ओम प्रकाश कोलकाता रहकर नौकरी करता है, दूसरा पुत्र ओम प्रकाश घर पर रहता है, तीसरा पुत्र
सुनील दिल्ली रहकर नौकरी करता है। जीतूराम भी कोलकाता चटकल में नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद घर आकर रह रहे थे। बंटवारे को लेकर तीनों पुत्रों में विवाद था। जीतूराम बड़े पुत्र में रहते थे। जीतूराम की पत्नी इमरती बीच वाले पुत्र ओम प्रकाश के साथ रहती थी। इन लोगों में संपत्ति को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। घटना वाली रात को पति पत्नी एक ही जगह सोए थे। चर्चा के अनुसार किसी बात को लेकर पति ने ही पत्नी के मुंह में कपड़ा भर के रीढ़ से मार मार कर घायल कर दिया। सुबह 5 बजे परिवार के लोगों को मालूम हुआ। डॉक्टर के पास ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। बीच वाले पुत्र ओम प्रकाश ने हत्या का शक भाभी उर्मिला देवी उम्र 45 वर्षीय शिवशंकर 23 वर्षीय दीपक 18 वर्षीय पर लगाया है। मृतक इमरती देवी के पति जीतूराम उम्र 68 वर्षीय सुबह से ही फरार है। घटना की सूचना पाकर तुरंत तरवा एसएचओ स्वतंत्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ी बहू उर्मिला देवी व ओम प्रकाश को थाने ले गई। एसएचओ ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पति पत्नी एक ही जगह सोए थे। पति ने ही ईंट से मारकर पत्नी को घायल किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हम जाँच कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इमरती देवी हैं, जिनकी सुबह जो है मृत्यु के संबंध में थाने पर सूचना प्राप्त हुई और ये अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि इन्हीं के पति से कोई झगड़ा हुआ है। झगड़े में के दौरान जो भी झगड़े में मारपीट वगैरह हुई, उससे इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में इनके भाई द्वारा जो तहरीर दी गई, उस पर 304 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कोई गिरफ्तारी कीजिए सर? अभी गिरफ्तारी कोई नहीं है। गिरफ्तारी के लिए दर्शन दी जा रही है। सर क्या कारण है उसका? कारण अभी विवेचना से पता चलेगा, तफ्तीश हो रही है इस बारे में। जनपद सहित आसपास के जिलों के सरकारी ठेकों पर अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही थी। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एसटीएफ की यूनिट और जनपद के जीयनपुर थाना पुलिस ने आज संयुक्त रूप से जीयनपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। जिले में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने की सूचना पर जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह जीयनपुर थाने पहुंचे। इस दौरान एसपी और डीएम ने बताया कि इस कार्रवाई में 30 पेटी अवैध शराब, 12 लीटर स्प्रिट यूरिया, 9 हजारों खाली शीशियां, ढक्कन, रैपर और बारकोड बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अवैध शराब फैक्ट्री संचालित करने वाला मुख्य आरोपी पन्नालाल, जो कि घोसी जनपद मऊ का निवासी है, फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया कि ये लोग बंटी, बबली, बॉम्बे स्पेशल जैसे शराब के रैपर को शीशी पर लगाकर बारकोड के साथ सरकारी ठेकों पर सप्लाई किया करते थे। बताया कि आज भारी मात्रा में अवैध शराब मिलने के बाद जिले और पड़ोसी जनपदों के सभी सरकारी शराब की दुकानों पर चेकिंग की जा रही है, जिससे कि शराब को पीने से कोई हादसा न हो। बरामद अवैध शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। आज अवैध शराब बनते हुए फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें करीब 1200 लीटर अल्कोहल मिला है। साथ में बहुत सारी शीशियाँ और ढक्कन भी है और उससे तहत जो है शराब की शीशियाँ बना के बाहर भेजा जाता था। तो इसकी आगे की रणनीति ये बनाई गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेन अभियुक्त अभी फरार है। जनपद की समस्त दुकानों पर चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से इस ब्रांड की वहाँ पे कोई भी शराब ना मिले। इसकी पूरी सभी दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की यूनिट और थाना जीयनपुर की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करके एक अवैध शराब की फैक्ट्री दाऊदपुर थाना जीयनपुर क्षेत्र में पकड़ी गई है। इस फैक्ट्री में अवैध शराब की 30 पेटियां मिली हैं, जिसमें बॉम्बे स्पेशल है। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में खाली शीशियाँ, उनके ढक्कन, रैपर, बारकोड और करीब 1200 लीटर जो अल्कोहल है, स्प्रिट है, वो मिली है। इसके अलावा इसमें जो जहरीली शराब बनाने का जो यूज होता है, नौसादर वगैरह, यूरिया वगैरह, वो भी इसके अंदर मिला है। और इससे भारी मात्रा में जो अवैध शराब की शीशियाँ हैं वो पैक करके उन्हें सील करके उन पर बारकोड लगाकर पेटियों में भरकर बेचा जाता था। इसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। इसका जो मेन अभियुक्त है पन्नालाल, वो घोसी का रहने वाला है और यहाँ से पैकिंग करके ये अन्य जिलों में यहाँ से सप्लाई किया करते थे। जिन जिलों में सप्लाई किया करते थे उनके पुलिस अधीक्षकों को बता दिया गया है ताकि अपने यहाँ चेकिंग कराएं। हम और डीएम साहब दोनों थाना जीयनपुर पर मौजूद हैं। पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है और आसपास के जनपदों में भी जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग चल रही है ताकि कोई व्यक्ति इस तरह की शराब पीने से उसके साथ कोई हादसा ना हो।
सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा के नतीजे काफी उत्साहजनक रहे। नवाकुरु के शानदार प्रदर्शन ने जिले की छाती चौड़ी कर दी। बात परीक्षा परिणामों की करें तो सर्वोदय पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय की छात्र अनन्या मिश्रा ने 99% अंक हासिल कर जहां विद्यालय टॉप किया, वहीं जनपद की टॉप 10 की मेरिट में दूसरा स्थान हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके अतिरिक्त प्रशांत यादव 97.2% अंक प्राप्त कर दूसरे, रितिका यादव ने 94.6% अंक पाकर तीसरा स्थान हासिल किया। विद्यालय के सुंदरम सिंह 94.4% अंक प्राप्त कर चौथे व कशिश वर्मा 92% अंक प्राप्त कर 5वें स्थान पर रहे। विद्यालय में कुल 385 विद्यार्थी पंजीकृत थे। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों के उत्तम प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। And I'm very happy that I have topped and I have scored this much marks. And I must credit my father, my loving mother, and my hard work, and that's all. परीक्षा से सबसे दिक्कत क्या है ऑनलाइन पढ़ाई में? Well, I face lot of problems because most of the studies have occurred in online, and that was a challenge to prepare by yourself because teachers were just guiding us. We have to do our best, even more than that have done by other students in previous years of 10th class. So that was very much problematic. But smartly I would say that all subjects are equal. We must give equal importance to all. And this doesn't matter about mass. We must give equal opportunity to all. But it matters that some subjects need some hard work, while some subjects are quite easy to remember, quite easy to understand. So focus equally over all subjects. Be more focused over your weak. आज हाई स्कूल का रिजल्ट निकला। हमारे यहाँ जो है अनन्या मिश्रा जो है सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान 99% अंक प्राप्त करके आज पूरे विद्यालय को टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पे जो है प्रशांत यादव 97.2 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और रितिका यादव ने 94 अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सुंदरम सिंह 94.4 अंक प्राप्त करके चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है और विद्यालय का जो है रिजल्ट जो है 100% है। मैं अपने अध्यापकों को और सभी बच्चों को विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूं जो है कि जिस तरह से हमारे टीचर ने ऑनलाइन क्लासेस चला के बच्चों को मेहनत करके रिजल्ट दिया जो है उसको मेरे तरफ से उसके लिए ढेर सारी शुभकामना जो है। इसी तरह से सभी हमारे विद्यालय के स्टाफ जिस तरह से मेहनत किया ऑनलाइन क्लासेस चला के हमें बहुत ही खुशी है और आगे भी इसी तरह से मेहनत करके रिजल्ट जो है बेहतर करने का प्रयास करें। मैं फिर पुनः जो है सभी स्टाफ और प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा के नतीजे सामने आते ही जनपद के मेधावी सामने आ गए। परीक्षा में उनके द्वारा लगाई गई अंकों की झड़ी से जनपद बल्लियों उछल पड़ा। जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट्रल पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय की छात्रा आकांक्षा मौर्य ने 98.4% अंक हासिल कर जहां विद्यालय टॉप किया, तो वहीं जनपद की टॉप 10 की मेरिट में 6वां स्थान हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके अतिरिक्त एना राज 96.2% अंक प्राप्त कर दूसरे, सृष्टि राय ने 96% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। विद्यालय के ऋषा गौड़ ने 95% अंक प्राप्त कर चौथा व दीप्ति गुप्ता ने 94.4% अंक प्राप्त कर 5वां स्थान पर अर्जित किया। विद्यालय की जाफरपुर शाखा में कुल 331 विद्यार्थी पंजीकृत थे। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। वहीं सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर का रिजल्ट काबिले गौर रहा। विद्यालय की छात्रा रामिका यादव ने 95.8% अंक हासिल कर विद्यालय टॉप किया। इसके अतिरिक्त फातिमा जफर 95.2% अंक प्राप्त कर दूसरे, संजीव चौरसिया ने 94% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। विद्यालय की मुबारकपुर शाखा में कुल 104 विद्यार्थी पंजीकृत थे। सभी बेहतरीन अंकों के साथ पास हुए। विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान ने बच्चों के उत्तम प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रिंसिपल रेखा सिंह ने बच्चों की उपलब्धि की खुशी उनके साथ साझा करते हुए परीक्षा फल के बाबत विस्तृत जानकारी दी। 10th
And I would like to thank my parents and my teachers who gave me a lot of support in this COVID pandemic, and also when I started the study. Since I was in 2008 when I admitted in this school, from that time every teachers support me at that area that I can't express this feeling in through words. And इस नंबर के लिए मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी, और पेरेंट्स तो क्या बनना चाहती हूँ मैं आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियर बना। I have scored 95.3% in class 10th. I would like to thank my family members, my teachers, all the staff member of our school, and all the teachers who had supported us all the time whenever we need them. And in this pandemic it was hard to study, but we are as a student, so it's our responsibility to face our problem and discuss with teachers. They were supportive, so I would like to thank all of them, and my family member, of course, they were very supportive. And in future I want to become a doctor, so my next target is to pass 12th and give exam for NEET and secure a good rank in NEET and get a स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ से कुमारी आकांक्षा मौर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 98.4% नंबर के साथ। कुमारी ऐना राज ने 96.2% ऑफ मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन पे रही हैं। कुमारी सृष्टि राय 96% नंबर के साथ थर्ड पोजीशन पे रही हैं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर से अनामिका यादव 95.8% नंबर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं। कुमारी फातिमा ज़फ़र 95.2% नंबर के साथ सेकंड पोजीशन पे रही हैं, और सेकंड पोजीशन पे संजीव चौरसिया भी रहे हैं। दोनों ही विद्यालय सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर एवं सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर का परीक्षा फल कक्षा 10वीं का 100% रहा है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में 331 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से लगभग 17 बच्चे 90% के ऊपर नंबर ला के पास किए हैं। 84 बच्चे ऐसे हैं जो 75% के नंबर के ऊपर पास किए हैं, और 202 बच्चे हैं जो 60% नंबर के साथ फर्स्ट पोजीशन के साथ पास आउट हुए हैं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में 104 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें से 5 बच्चे 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 27 बच्चे 75% के ऊपर नंबर लेके पास हुए हैं, और 56 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पोजीशन है। लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से अप नंबर रहा है उनका। विद्यालय के संस्थापक जनाब अयाज अहमद खान साहब ने सभी सफल छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को बधाई दी है। विद्यालय के मैनेजर जनाब नवाज़ अहमद खान साहब और डॉक्टर आज़ाद अहमद खान साहब ने भी सभी बच्चों को बधाई दी है। सभी शिक्षकों को उनके जो उन्होंने परिश्रम किया है इन बच्चों के लिए इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी, उसके लिए भी उनको सराहा गया है। मैडम तरन्नुम खानम जी ने भी सभी जनपद के जितने भी बच्चे हैं सफल रहे हैं कक्षा 10वीं के, उन सभी को बधाई दिया है। और अब सरकार भी आगे बढ़ के, जैसा कि आदेश सुनने में आया है कि 16 अगस्त से विद्यालय खुलने के शायद आदेश आ रहे हैं, तो मैं सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द विद्यालय खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः सभी सफल छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को, समस्त टीचिंग स्टाफ और CPS परिवार के सभी शुभचिंतकों को मैं बधाई देती हूँ। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद अधिकांश विद्यार्थी पास हुए हैं, वहीं कुछ छात्र छात्राओं को मायूसी का सामना करना पड़ा। जनपद आजमगढ़ की शिबली बालिका इंटर कॉलेज के रिजल्ट से कॉलेज में पढ़ रही छात्राएं असंतुष्ट हैं। उन्होंने यूपी बोर्ड व कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि हमारे साथ बोर्ड और स्कूल प्रशासन ने जानबूझकर कम नंबर दिया है और ये हमारे हक को मारने की बात है। ये सिर्फ हमारे कॉलेज के साथ ही ऐसा किया गया है। अन्य छात्र छात्राएं खुशी मना रहे हैं और हमें हमारा हक भी नहीं मिल पाया, तो हम क्या बताएं। ये जानबूझकर किया गया ताकि हमारा फ्यूचर खराब हो। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्कूल की कोई गलती नहीं, स्कूल का काम होता है वो पूरा किया गया है। और बोर्ड ने एक शिकायत मेल ID दे रखा है। जो बच्चे असंतुष्ट हैं वो उस पर शिकायत कर सकते हैं। वो अपनी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करके भी शिकायत कर सकते हैं और उनकी शिकायत पर ये बोर्ड को अवगत कराकर उनका नंबर फिर से सही कराया जा सकता है। ये बोर्ड का नियम है। हम लोग इसलिए इकट्ठा है कि हम लोग का रिजल्ट बहुत बेकार आया है। सारे आप
किसी गांव, किसी शहर, सब बच्चों से पूछ लीजिए, उन लोगों का 70 अबव 80 अबव आया है, जबकि हम लोगों का एकदम लो कर दिया गया। सब 90+ क्रॉस कर रहे हैं, कोई टॉप कर गया है, कोई क्या। हम लोगों का 60%, 50%, 49, जबकि नीट में ज़रूरत है 60 एवरेज चाहिए सबका। हम लोग का इतना कम कर दिया गया कि हम लोग नीट में बैठने लायक नहीं रह गए। देखिए, कॉलेज वाले तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने आप लोग के अकॉर्डिंग दिया है कि आप लोगों ने हाई स्कूल प्लस 11th का प्लस प्री बोर्ड का सब मिला के आपका जितना एवरेज आता है उतना दिया गया, लेकिन हमें लग ही नहीं रहा कि उतना दिया गया है। अगर स्कूल से दिया गया है तो फिर गवर्नमेंट की गलती है कि क्यों ऐसा आया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट बढ़ा के दिया जाए, नंबर एक ऐसा नंबर दिया गया है। क्लास के रिजल्ट के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। 12th क्लास का रिजल्ट जो हम लोग के स्कूल का स्पेशली जो आया है वो 50% मतलब 50%, 49% ऐसे दिया गया है, जबकि नीट और सारे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए हमें 50% से अबव चाहिए। और स्कूल वाले कह रहे हैं कि उन्होंने 80% एवरेज पॉइंट से अबव दिया है। अगर स्कूल वालों ने 80% से अबव दिया है, रिजल्ट हमारा गया है। हमारे इस हाई स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन 12th क्लास का रिजल्ट जो आया है वो 50% तक आया है, 60% तक। इसका क्या मतलब? इसका तो कोई मतलब है नहीं इस रिजल्ट का। लेकिन फिर भी हम लोग को अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए, 70% से अबव चाहिए। सारे बच्चों ने लूटा है नंबर, और हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। हम लोग को जो हक में आना चाहिए वो भी नहीं मिला, मतलब हक भी मार दिया गया। किसकी गलती इसमें नजर आ रही है आपको? कॉलेज या प्रशासन? कॉलेज तो कह रहा है, अगर कॉलेज रजिस्टर दिखा रहा है तो वो कह रहा है हमने आपके हिसाब से भेजा है, आपने जैसा पढ़ा था, जैसा दिया था 80% से अबव भेजा है। और जो प्रशासन है उन्होंने तो मतलब रिजल्ट जो आया है वेबसाइट पे तो एकदम ही लो कर दिए, ऐसा लो कर दिए कि देख के लग रहा है कि दोनों लोग की गलती है। क्या सरकार की गलती आ रही है या कॉलेज की? दोनों की गलती है। क्या चाह रही है? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट सही बन करके आए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो ये तो फिर हम लोग का हक मारा जा रहा है, फ्यूचर ही बर्बाद किया जा रहा है। सारे बच्चे लूट रहे हैं, हम लोग बैठे रहे। फिर 12th क्लास का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और पढ़ाई भी नहीं हुई है, और सबको अच्छे नंबर से पास किया गया है। हमारे स्कूल का रिजल्ट एकदम लो आया है। आपका कितना कम आया? मेरा 59% आया है। असंतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या कार्रवाई करते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का न्यू रिजल्ट बन के आए वेबसाइट पे, और सही मार्क्स के साथ बन के आए। प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल कह रहे हैं जो तुम लोग को जो करना है जाके करो, जाके डीएम से बात करो, चाहे जिससे बात करो। भगाया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा है सबका। वो जो हम लोग ने यानी वो किया था उससे बहुत कम है बच्चों का, और जो है स्कूल नहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो मार्क्स स्कूल ने दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जो है बोर्ड इंक्वायरी करे और पता करे कि कहाँ से एरर है। कुछ बच्चे कॉलेज प्रशासन को इल्जाम लगा रहे हैं कॉलेज प्रशासन से नंबर कम गया, इसके नहीं, वो आप वेरीफाई कर लीजिए। सारे रिजल्ट्स हमारे पास हैं जो हमने भेजे हैं, और स्कूल से कुछ नहीं, सब बच्चों का अच्छा नंबर गया था, और बोर्ड से ये एरर है और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि बच्चों का लॉस ना हो। अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समाज के निर्धन व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। उक्त योजना का लाभ प्रत्येक वास्तविक लाभार्थी को प्राप्त हो, इसके दृष्टिगत इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में दिनांक 5 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आयोजन हेतु सभी आवश्यक प्रबंध समय से पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आयोजन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए तथा कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए कि शासनादेश में दिए गए निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए सभी आयोजन कराए जाएं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता व्यवस्था, सजावट इत्यादि सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु तैनात सभी सेक्टर एवं नोडल अधिकारी आवंटित कार्यक्रम स्थल का पहले से ही भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। सभी दुकानों पर राशन एवं ई पास मशीनों की उपलब्धता भी समय से सुनिश्चित की जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सभी स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर तदनुसार आयोजन सफल बनाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी आयोजन स्थलों पर पुलिस का पर्याप्त प्रबंध रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती कराना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने अवगत कराया कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को आयोजित किए जाने वाले अन्य महोत्सव के दौरान जनपद की सभी उचित दर दुकानों पर टेलीविजन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रत्येक उचित दर दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिनमें कुछ ऐसे भी लाभार्थी होंगे जो प्रथम बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त कर रहे हों। उन्होंने बताया कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर टेलीविजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि उपस्थित जनमानस उक्त प्रसारण देख सकें। उन्होंने बताया कि सूचना विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी कोटे की दुकानों पर निःशुल्क राशन वितरण की स्टैंडी लगाने का कार्य प्रगति पर है। इसी के साथ ही सूचना विभाग के माध्यम से निःशुल्क राशन वितरण हेतु उपलब्ध कराए गए बैग को सभी कोटे की दुकानों पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अन्न महोत्सव 2021 जो है, ये जो गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत, उसी के लिए एक महोत्सव के रूप में मनाना है और सभी कोटेदारों कोटे की दुकानों पर ये 5 तारीख को ये महोत्सव मनाया जाएगा और विशेष आयोजन करके उसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए और सभी को जागरूक करते हुए उनको ये भी बताया जाएगा कि आपको ये खाद्यान्न जो सरकार की तरफ से मिल रहा है ये आपका अधिकार है और सरकार इसको दे रही है और कोटेदारों से समारोह पूर्वक इसलिए बंटवाया जाएगा कि सभी उचित मात्रा में सबको खाद्यान्न मिल सके। क्या क्या दिया जाएगा? खाद्यान्न में जो प्रिस्क्राइब्ड है चावल है और गेहूं है वही दिया जाएगा। इसमें संख्या है जो हमारे जितने भी लाभार्थी हैं सभी को दिया जाएगा और हमारे लाभार्थी जो है ये 2171 कोटेदार हैं हमारे यहाँ और उनको सभी को एक खाद्यान्न उनके कोटेदारों के माध्यम से दिया जाएगा। आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें आरोप है कि पुलिस चौकी इंचार्ज व सिपाहियों ने एक एक्स आर्मी मैन व वर्तमान में बैंक कैशियर से पैसे वसूलने के चक्कर में मारपीट की और हालत गंभीर होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बाद में आजमगढ़ हॉस्पिटल से हालत गंभीर होने पर पीड़ित को हायर सेंटर रेफर किया गया। वर्तमान में वाराणसी में निजी ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर डीआईजी से शिकायत पर उन्होंने एसपी रूरल से जांच करने का निर्देश दिया, जिस पर भारी संख्या में ग्रामीण समेत पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंच गए। पीड़ित परिजनों के अनुसार धन वसूलने के चक्कर में उनके दूसरे घर में तमंचा बरामद होने का आरोप लगा। पुलिस कर्मियों ने मारपीट की। मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट पुलिस चौकी अंतर्गत लाडूबरिया गाँव का है। पीड़ित अमित चौहान के अनुसार उनके पिता राम प्रसाद चौहान रिटायर आर्मी मैन है और वर्तमान में चुनाव हुआ है यूनियन बैंक में कैशियर के पद पर तैनात हैं। 24 जुलाई की रात 8 बजे पुलिस चौकी प्रभारी व 4 सिपाही उनके घर आए और 400 मीटर दूर स्थित दूसरे घर पर तमंचा बरामद होने का आरोप लगा चलने को कहा, लेकिन जब परिजनों ने मना किया तो जबरन उनके साथ ले गए। थाने पर ले जाकर सादे कागज पर अंगूठा लगवाया। मारपीट की गई। जब हालत खराब हुई तो खुद उन्हें लेकर आजमगढ़ प्राइवेट अस्पताल ले आए, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती से मना किया तो दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों को 5000 रुपए जबरन देकर डिस्चार्ज पेपर पर दस्तखत करने को कहा, लेकिन जब परिजन मना किए तो उनको डराया धमकाया। बाद में परिजन वाराणसी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहाँ अभी भी पीड़ित जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। मेरे घर पे 4 पुलिस वाले और एक चौकी इंचार्ज बनकर आए थे और मेरे पिताजी से पूछे कि आपका क्या नाम है, तो मेरे पिताजी ने बताया तो वो तुरंत कह रहे हैं कि आप मेरे गाड़ी पे बैठिए। तो वो कहें कि सर क्या बात है, आप बताएंगे तभी तो हम आपके गाड़ी पर बैठेंगे। तो वो कुछ बताए नहीं, फिर ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं आप बैठिए मेरे गाड़ी पे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जब तक आप बताएंगे नहीं मैं बैठूंगा नहीं। तो वो कहें कि आप चलिए, आप अपने दूसरे घर चलिए, जो जहाँ पूरी परिवार रहती है उस घर से 400 मीटर दूर 2 रूम है मेरा, वहाँ कह रहे हैं कि आप वहाँ चलिए। वहाँ जाने के बाद वो लेके गए और गांव के लोग भी इकट्ठा थे और पीछे पीछे गए। जाने के बाद वो लोग सब गाली गलौज देने लगे कि सब गांव वालों को भगा रहे थे कि यहाँ से भागो भागो, भोसड़ी वाले गाली दे रहे थे। और फिर वहाँ गए तो 2 रूम है वहाँ, एक रूम में ताला बंद था तो उसमें कहें कि ये ताला खोलो। तो हम लोग कहें कि सर 5 मिनट का समय दीजिए।
हम ताला खोलते हैं तो कहे नहीं आप तुरंत ताला खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। तो मेरे पिताजी ने उसको ईंट से ताला तोड़े और ये दरोगा जी और एक अन्य सिविल ड्रेस में थे कांस्टेबल, वो गए अंदर और तुरंत बाहर निकले और ज़बरदस्ती मेरे पिताजी को कॉलर पकड़ के मारते हुए गाड़ी बैठाएं और तुरंत पुलिस चौकी लेके चले गए। क्या करते हैं? और वो कह रहे हैं कि पिस्टल रखते हो, अब इतना भीड़ थी गांव वालों का। और सर हम लोग पूछे कि अरे दिखाइए सर पिस्टल कहाँ है, तो वो गाली वाली देने लगे, मारने लगे, भगाने लगे सबको। और वो ज़बरदस्ती बैठाएं और तुरंत लेके चले गए पुलिस चौकी। और पुलिस चौकी जाने के बाद हम लोग भी पीछे पीछे हमारे परिवार के लोग गए, तो वहाँ से तुरंत वो अपने प्राइवेट गाड़ी से, जिसका नंबर सर UP 65 DK 23 और इतना याद नहीं है, प्राइवेट गाड़ी से वो लेके थाने पे चले गए। थाने पे जाने के बाद वो ज़बरदस्ती मेरे पिताजी को फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते थे और ज़बरदस्ती उनसे एक पेपर पे साइन करवा रहे थे। क्या करते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी पर्सन है और इस समय यूनियन बैंक में SWO पद पे हैं, सिंगल विंडो ऑपरेटर पद पे हैं। तो इसको लेकर आपने किसी को ज्ञापन दिया? मैंने ये पूरी घटना DIG साहब को अवगत कराया है, जिसके मामले में सर मेरा बयान हुआ है, आश्वासन दिए हैं DIG साहब की जांच आपको न्याय मिलेगा। अब मैं न्याय ही चाहता हूँ। सर कोई रंजिश नहीं थी सर, इसमें अब दरोगा जी जानते हैं। और वो थाने में ले गए, उनको इतना मारे हैं कि मेरे पिताजी इस समय वो बेहोशी हालत में सर लाइफ लाइन आए थे लेके पुलिस वाले, और उनको लाइफ लाइन में डॉक्टर नहीं मिला। फिर वो लोटस हॉस्पिटल ले गए पुलिस वाले। लोटस हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार हुआ उनका और वहाँ से वो हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिए। तो बनारस वो चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही भी उनको लेकर साथ बनारस दबाव बना रहे हैं, मतलब मुकदमा नहीं। हाँ, तो वो सर वहाँ भर्ती करने के बाद दबाव बनाने लगे हैं हमसे, हमारे परिवार वालों से कि देखो केस मत करना, जितना खर्चा आएगा अस्पताल का हम दे देंगे। और फिर उसके बाद मैंने कहा हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग DIG साहब को ये घटना अवगत कराएंगे। तो वो फिर न्यूज़ में निकलने के बाद ये घटना चौकी इंचार्ज को पता चल गई, तो वो जाके वहाँ के पॉपुलर हॉस्पिटल डॉक्टर को भी दवा बनाने लगे, बनाने लगे कि आप हमें लिखित दे दीजिए कि इनको मारा पीटा गया नहीं है। तो हमारे परिवार के और डॉक्टर साहब की बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर न्याय चाहते हैं।